दिवाली के एक हफ्ता पहले एकाएक एक दिन चक्की हवेली में पहुंचा। गोपाल की स्टडी में दोनों की मुलाकात हुई। मोती तब बाहर गलियारे में खेल रहा था। क्या हुआ? गोपाल बोला। एकाएक लौट क्यों आए मुंबई से? तुम तो अभी एक हफ्ता और वहां ठहरने वाले थे। आपसे फौरन बात करना जरूरी था। चक्की बोला। फोन कर दिया होता। मुझे फोन पर भरोसा नहीं। चिट्ठी लिखता तो पता नहीं वक्त पर पहुंचती या नहीं। ऐसा क्या हो गया? बहुत बुरा हो गया साहब, तभी तो मैं दौड़ा चला आया हूँ। तुम तो मुझे डरा रहे हो। बात ही ऐसी है। क्या बात है? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रमानी साहब, मुझे हाल में ही मालूम हुआ है कि कोतवाल ने भट्टाचार्य नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को चुपचाप हमारी खोजबीन में लगाया हुआ है। भट्टाचार्य एक बहुत सख्त मिजाज पुलिस इंस्पेक्टर था, जिसको उसी के उच्चाधिकारियों ने रिश्वतखोरी के एक झूठे केस में फंसवाकर इसलिए नौकरी से निकलवा दिया था क्योंकि उसने उनकी रिश्वतखोरी के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की थी। यही गनीमत थी कि उसकी पुलिस की नौकरी ही गई थी, वह जेल नहीं गया था। कोतवाल ने पता नहीं कब से उस आदमी को हमारे पीछे लगाया हुआ है। तो यह कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे कहने पर हमारी पसंद की ऑडिट रिपोर्ट बनाया करता था, 2 दिन पहले वह भट्टाचार्य की गिरफ्त में आ गया है और भट्टाचार्य धीरे धीरे उससे वे सब जालसाजियां उगलवा रहा है जो उसने हमारे लिए की हैं। ओह नो, यह हकीकत है। गोपाल टेलीफोन की तरफ बढ़ा। अभी बात करता हूँ उस अकाउंटेंट के बच्चे से। कहाँ बात करेंगे आप उससे? लाजपत नगर उसके घर। वह वहाँ नहीं है तो कहाँ है? मुंबई में। भट्टाचार्य जानबूझकर उसे दिल्ली से बाहर इतनी दूर ले गया है ताकि वह अपनी दखलंदाजी से बचा रहे। रमानी साहब, उस आदमी ने हमारे खिलाफ हो जाने पर हमारा बेड़ा गर्क होना निश्चित है। मुझे मालूम है कि उसने भट्टाचार्य से पहले ही सौदा कर लिया है। अगर उसे गवाह बना दिया जाएगा तो वह कोर्ट में हमारे खिलाफ कैसी भी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। धोखेबाज। मुझे मालूम है कि इस बाबत भट्टाचार्य कोई 2 हफ्ते और खामोश रहने वाला है। वह किस लिए? ताकि वह हमारे खिलाफ सारी तैयारी मुकम्मल और सिक्के बंद कर सके, ताकि कोतवाल हमारे ताबूतों में पक्की कीलें ठोक सके। और ऐसा करने में अभी उन्हें 2 हफ्ते और लगेंगे। मुझे ऐसा ही मालूम हुआ है। चक्की, तुम खामखा डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। सिर्फ उस साले चार्टर्ड अकाउंटेंट की मुखबरी हमारा क्या बिगाड़ लेगी? आखिर हमारे भी हिमायती हैं। सरकार के घर में ऊपर तक हमारे भी हिमायती हैं। थे क्या मतलब? जिन्हें आप हिमायती समझते हैं और समझते हैं कि आपके फ्रॉड या गबन के केस में फंस जाने पर वे आपको बचा लेंगे, वे सब हमारे खिलाफ हो चुके हैं या होते जा रहे हैं। रमानी साहब, देख लीजिएगा, और 2 हफ्ते बाद ऐसा कोई सरकारी बड़ा आदमी आपकी शक्ल भी पहचानने से इंकार कर देगा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं। जी हाँ, उस भट्टाचार्य ने यही तो कमाल किया है। वह एकदम गुपचुप हमारी कब्र खोदता रहा। अभी भी मुझे जो कुछ मालूम हुआ है महज इत्तेफाक से हुआ है। ओह, आपकी जानकारी के लिए इलेक्ट्रा के शेयरों की कीमत 2 पॉइंट और नीचे आ गई है। हमारे कथित हिमायती इलेक्ट्रा के अपने शेयर तो बेच ही रहे हैं, औरों को भी ऐसा करने की राय दे रहे हैं। ओहो रमानी साहब, इस वक्त हम डूबता हुआ जहाज हैं, और जब जहाज डूबने लगता है तो लोग उसे छोड़कर हमेशा ही भाग जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। ओह, आप देख लीजिएगा, दिवाली तक इलेक्ट्रा के शेयरों की कीमत अभी और गिरेगी। ऊपर से आपके खिलाफ अगर गबन और फ्रॉड का केस बन गया तो दिवाली के बाद तो यह हाल होगा कि कोई खरीदार ही नहीं होगा बाजार में इन शेयरों का। रमानी साहब, अब गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अब आप ही को ये फैसला लेना है। अब आपको फौरन ये फैसला करना है कि आप डूबते जहाज के साथ डूबना चाहते हैं या उससे पल्ला झाड़कर अपनी हिफाजत के लिए फौरन कुछ करना चाहते हैं। मैं डूबते जहाज के साथ डूबना नहीं चाहता। मेरा भी यही ख्याल था। परसों सुबह मुंबई से दुबई के लिए फ्लाइट है। मैं उसमें इतनी जल्दी नहीं। वजह? क्योंकि अभी तुम्ही ने कहा था कि भट्टाचार्य अभी 2 हफ्ते और खामोश रहने वाला है। खामखा रिस्क लेने का क्या फायदा रमानी साहब? उसका इरादा बदल सकता है। अपना तामझाम समेटने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। देरी हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। हम 2 हफ्ते की देरी नहीं करेंगे। ओह, हम सिर्फ 1 हफ्ता ही रुकेंगे। दिवाली के बाद हम यहाँ से कूच करेंगे। दिवाली में 1 ही हफ्ता तो बाकी है। पता नहीं उसके बाद हमें कब हिंदुस्तान में दिवाली मनाने को मिले। रमानी साहब, ये ऐसे सेंटिमेंट्स दिखाने का वक्त नहीं। 1 हफ्ते में। गोपाल यूं कहता रहा जैसे उसने चक्की की सुनी ही न हो। मैं कम से कम 20 लाख रुपए और खींच लूंगा इलेक्ट्रा से। 20 लाख के लालच में 1 हफ्ता रुकना दीवानगी होगी रमानी साहब। चक्की, कहा न हम दिवाली के बाद चलेंगे। लेकिन
वैसे भी हमारा एकाएक कूच करने की कोशिश करना हमें फंसा सकता है। यहाँ से खिसकने की हमें पहले कोई बैकग्राउंड बनानी होगी, कोई कहानी गढ़नी होगी। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि दिल्ली से मेरी गैर हाजिरी एक स्वाभाविक बात लगे। आगरे की एक फर्म से हमारी कुछ कारोबारी बातचीत पेंडिंग पड़ी है। मैं उसी के बैकग्राउंड बनाता हूँ। मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा आगरे के लिए, लेकिन पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास मुंबई। कैसे? आगरे में मेरा एक दोस्त है जिसके पास अपना प्राइवेट प्लेन है। वह मुझे चुपचाप मुंबई पहुंचा देगा। मैं यहाँ से आगरे के लिए कार पर रवाना हो जाऊंगा, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकेगा कि मैं फरार हो रहा हूँ। फरार कोई क्या कार से होता है? कोई मेरे पीछे भी लगेगा तो वह मुझे सचमुच आगरा पहुंचा पाएगा और सचमुच मुझे वहां व्यापारिक वार्तालाप में लगा पाएगा। चक्की, देख लेना, आगरे से मुंबई प्राइवेट प्लेन द्वारा जाने के मेरे खुफिया इंतजाम की कभी किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा आगरे के लिए, लेकिन पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास मुंबई। ओके। चक्की ने उत्तर न दिया। फिर मुंबई से हम दुबई खिसक चलेंगे। देख लेना, शुरू में जब हमारी तलाश होगी तो आगरे में ही होगी। क्या पुलिस और क्या भट्टाचार्य, सब हमें आगरे में ही तलाश करेंगे। ये आपका पक्का फैसला है कि दिवाली से पहले आप यहाँ से कूच नहीं करेंगे? हाँ। ठीक है फिर। चक्की गहरी सांस लेकर बोला, जैसे आपकी इच्छा। अब फिक्र छोड़ो और ड्रिंक बनाओ। बेहतर। कुछ पल खामोशी रही। एक बात और बताइए। कुछ पल खामोशी के बाद चक्की ने पूछा। वह भी पूछ लो। गोपाल बोला, शेयर बाजार का पैसा लौटाने के लिए जो 30 लाख रुपए आपने सकलानी से लिए थे, वे आपने लौटा दिए? नहीं, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है नमानी साहब। वह अपना पैसा कभी नहीं छोड़ता। जब मैं यहाँ होऊंगा ही नहीं तो वह पैसे कैसे वसूल करेगा? वह कोई मामूली आदमी नहीं है, वह एक गैंगस्टर है, दिल्ली शहर का बड़ा दादा। माफिया तक से उसके संबंध बताए जाते हैं। वह यूं अपनी रकम आपको हजम नहीं करने देगा। क्या कर लेगा साला? उसके बाप को पता नहीं चलेगा कि मैं दुबई में हूँ। नमानी साहब, मेरे ख्याल से तो सकलानी से बैर पालकर आप भारी गलती कर रहे हैं। जब मैं सरकार से बैर पाल रहा हूँ तो सकलानी भी सही। सरकार से बैर पाल कर बचना आसान है, लेकिन सकलानी से नहीं। तुम खामखा उसे हवा बना रहे हो। लेकिन देखो, वह होगा बड़ा आदमी, माफिया स्टाइल गैंगस्टर भी होगा वह, लेकिन साथ ही साथ वह एक सूदखोर महाजन भी है। रुपया उसने मुझे फोकट में नहीं दिया, मोटे सूद पर उधार दिया है। ऐसा धंधा करने वाले लोग अपनी रकम का रिस्क उठाने के लिए आदी हो चुके होते हैं। चक्की चुप रहा। और बड़ा दादा वह छोटे मोटे लोगों के लिए है, मेरी तरफ तो वह उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। यह बात साबित भी हो चुकी है। कैसे? एक बार उसने अपनी रकम की बाबत मुझे धमकाने की कोशिश की थी। वह उन दिनों की बात है जब मैं तम्हाड़े को बतौर बॉडीगार्ड मुंबई से अपने साथ यहाँ लेकर आया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सकलानी की धमकी गीदड़ भक्की ही निकली थी। तो बॉडीगार्ड आपने सकलानी की वजह से रखा था? हाँ, लेकिन खामोखा रखा था। खामोखा 1000 रुपए का महीने का खर्चा था। तब से उसने अपनी रकम का तकाजा नहीं किया। क्यों नहीं? अभी पिछले हफ्ते ही किया था। बंधक के तौर पर मैंने उसे लगता कि कई हजार शेयर देकर चुप करा दिया, और एक हफ्ते में उन शेयरों की कीमत आधी भी नहीं रहने वाली। करेक्ट। लेकिन सकलानी इतना सयाना नहीं है कि आसानी से इस बात को समझ सके। जब तक यह बात उसकी समझ में आएगी तब तक हम दुबई में अपने कदम जमा चुके होंगे। तब तुम्हारे जरिए अगर उसने दुबई में मेरा पता लगा भी लिया और वह मेरे पीछे पहुंच भी गया तो मैं उसके साथ कोई सेटलमेंट कर लूंगा। वह मेरा सिंधी भाई है। तब सेटलमेंट में वह मेरा लिहाज जरूर करेगा। आखिरकार मुझे कर्जा भी तो उसने अपनी सिंधी भाई का लिहाज करके ही दिया था। यानी कि आसानी से आप उसका पैसा लौटाने का इरादा नहीं रखते। गोपाल ने इंकार से सिर हिलाया। ठीक है फिर, चक्की निर्णायक स्वर में बोला, मैं आज ही मुंबई वापस लौट जाता हूँ। दिवाली से अगले रोज मैं मुंबई में आपका इंतजार करूंगा। हाँ, और इतने फिक्रमंद मत दिखना, मैं निर्विघ्न मुंबई पहुंच जाऊंगा। चक्की ने उत्तर न दिया। दिवाली पर हवेली में वो रौनक न हो पाई जो कि हमेशा हुआ करती थी। इसका प्रमुख कारण यही था कि हमेशा की तरह न तो किसी की हवेली में आमंत्रित किया गया था और न ही कोई अपनी मर्जी से वहां आया था। रानी फिर अपनी माँ के पास बड़ौदा चली गई और तम्हाड़े भी अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने की नियत से मुंबई चला गया। पहले कभी मोती ने हवेली में अपने आप को ऐसा तन्हा महसूस नहीं किया था। रात को गोपाल ने हवेली के नौकरों को भी मिठाई के डिब्बे और इनाम वगैरह देकर विदा कर दिया। हवेली की हर मुंडेर पर दिवाली के दिए जल रहे थे, लेकिन हवेली में फिर भी एक अजीब तरह की मनहूसियत छाई थी। हवेली खाली होने के बाद गोपाल अपनी स्टडी में गया और ढेर सारे कागजात समेत वापस लौटा।
वे कागजात उसने फायर प्लेस में जलती आग में झोंकने आरंभ कर दिए। मोती, जो बाहर बरामदे में पटाखे चला रहा था, वह नजारा देखकर भीतर आया। यह क्या कर रहे हो डैडी? उसने उत्सुकता भाव से पूछा। रिकॉर्ड नष्ट कर रहा हूं बेटा, गोपाल भावहीन स्वर में बोला। क्यों? क्योंकि इंसान की जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है जबकि उसे वही पुल नष्ट कर देना पड़ता है जिस पर से होकर वह आगे बढ़ा होता है। स्टडी से कागजात लाने के लिए गोपाल ने वहां के कई फेरे लगाए। एक बार मोती भी अपने डैडी के पीछे पीछे स्टडी में पहुंचा। वहां उसने देखा कि वॉल सेल्फ खुली हुई थी और उसके डैडी उसमें से कोई बंडल से निकाल कर एक ब्रीफकेस में डाल रहे थे। मोती ने करीब आकर ब्रीफकेस में झांका। उसने देखा वे सब 100 के नोटों के बंडल थे। इतने नोट! उसके मुंह से निकला। गोपाल चिढ़ कर वापस घूमा। ओह! मोती पर निगाह पड़ते उसने चैन की सांस ली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उसने जल्दी से ब्रीफकेस बंद कर दिया और घड़ी पर निगाह डाली। 10 बज गए थे। 10 बज गए और तुम अभी तक जाग रहे हो? अब चलो सो जाओ चलकर। अच्छा, अच्छे बच्चे देर तक नहीं जगते। लेकिन डैडी, जिद नहीं करते बेटा। अब चलो। पहले तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में चल रहे हो। वो किस लिए? मैं तुम्हें दिवाली का एक खास प्रेजेंट देना चाहता हूँ। ओह अच्छा, मोती उत्साहपूर्ण स्वर में बोला। हाँ। वे ऊपर गोपाल के बेडरूम में पहुंचे। गोपाल ने बड़े अनुरागपूर्ण ढंग से अपने बेटे को निहारा। कितना खूबसूरत है तू। वह बड़े अरमानपूर्ण स्वर में बोला। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। बड़ा होकर कद लंबा निकालना बेटा, अपने बाप की तरह ठिगने न रह जाना। मोती खामोश रहा। गोपाल ने एक मेज के दराज से एक सोने की चैन निकाली। उसने वह चैन मोती के गले में पहना दी। मोती को लगा कि चैन के साथ कुछ लटक रहा था। उसने चैन को ऊंचा करके देखा तो उसने उसके साथ एक मेडल लटका पाया जिस पर झूलेलाल की छवि अंकित थी। जब मैं तेरी उम्र का था, गोपाल धीरे से बोला, तो यह चैन मेरे बाप ने मुझे दी थी। आज यह चैन मैं तुझे दे रहा हूँ। झूलेलाल हमेशा तेरा मुहाफिज रखेंगे बेटा। यह मेरी तकदीर भी बनाएंगे। मोती ने मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है बेटा, लेकिन अगर अपने बनाने वाले की रहनुमाई रहे तो मन को तसल्ली रहती है। इस चैन के माध्यम से तुझे हमेशा याद रहेगा कि तेरा साईं तेरे साथ है और तेरे सिर पर उसकी मेहर की छतरी हमेशा मौजूद है। मोती खामोश रहा। अब एक राज की बात सुन। मोती ने अपलक अपने डैडी की तरफ देखा। कल सुबह मैं अपनी कार पर आगरा जा रहा हूँ। लोगों की निगाह में मैं परसों कार पर ही वहां से वापस दिल्ली लौट आने वाला हूँ, लेकिन असल में मैं दिल्ली वापस नहीं लौटने वाला। मुझे मालूम है, मोती बोला। आप एक प्राइवेट प्लेन द्वारा आगरे से मुंबई जाने वाले और फिर वहां से दुबई, चक्की के साथ। गोपाल हक्का बक्का से अपने बेटे का मुंह देखने लगा। तुझे मालूम है? उसके मुंह से निकला। कैसे मालूम है? मैंने आपको चक्की अंकल से बातें करते सुना था। ओहो! बहरहाल बेटा, यह समझ ले कि 1 करोड़ के जूते की तरह यह बात भी तेरे डैडी का एक सीक्रेट है जिसकी तूने हिफाजत करनी है। मैं यह सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। शाबाश, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वह अपने डैडी का राज फाश नहीं करेगा। बेटा, अब तू जानता है कि मैं हमेशा के लिए यह शहर या मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत चाहते हुए भी इस वक्त मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं बाद में तुझे बुला भेजूंगा। तुझे भी और रानी को भी। रानी अच्छी लगती है न तुझे? हाँ, बहुत अच्छी लगती है। गुड। और कुछ दिनों बाद हम तीनों, मैं, तू और रानी, शाही ठाट के साथ दुबई में रहेंगे। हम यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। नहीं, यहाँ नशीमन नहीं बनेगा। यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारी पसंदीदा जगह वहाँ जरूर बनेगी जहाँ हम जाकर रहेंगे। नशीमन दिल्ली में नहीं बन सकता, लेकिन बनेगा जरूर। ठीक है, मोती ने सहमति से सिर हिलाया। लेकिन पापा, एकाएक वह तनिक घबराकर बोला, आपकी गैर हाजिरी में मैं यहाँ हवेली में ही रहूंगा। मेरी गैर हाजिरी में तुम हवेली में नहीं रहेगा तो कहाँ रहूंगा? आंटी सोफिया के साथ। नहीं, मोती मुंह बिगाड़ कर बोला। यह जरूरी है बेटा। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं जानता हूँ अपनी मौसी तुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस वक्त हमारी मजबूरी है। तू कैसे भी कुछ दिन उसके साथ काट लेना। वह मुझे रखेगी? कैसे नहीं रखेगी? तुझे रखने की मोटी रकम जो उसे मैं दूंगा। रकम? ये क्या है? रकम? रोकड़ा? रकम? पैसा? ओह अच्छा। बेटा, तुझे चाहे आंटी पसंद नहीं, लेकिन वह तुझे प्यार करती है। आखिर वह तेरी माँ की सगी बहन है। वह मुझे प्यार नहीं करती। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। जिद नहीं करते बेटा। एक अच्छे बच्चे की तरह अपने डैडी का कहना मानते हैं। मौजूदा हालात में मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं नहीं चाहता कि जो खतरा मेरे सिर पर मंडरा रहा है उसका तू भी शिकार बने। आपको खतरा है?
लेकिन उस खतरे का मुकाबला करने का साधन मेरे पास है। क्या? हीरे जो सफेद जूते में मौजूद हैं। मेरे पीछे हौसले के साथ रहना बेटा, मैं तुझे बहुत जल्दी अपने पास बुला लूंगा। वातावरण एक ऐसा बोझिल हो उठा कि नन्हे मोती की आंखें डबडबा आईं। रो नहीं बेटा, गोपाल उसकी आंखें पोंछी। बहादुर बच्चे कभी नहीं रोते। मैं नहीं रोता डैडी, मोती बड़ी दिलेरी से बोला। शाबाश, तेरी आंटी के साथ मैंने सारी बातचीत कर ली है। कल सुबह मैं तुझे उसके यहाँ छोड़ आऊंगा। उसे तो मालूम होगा कि आप कहीं और जा रहे हैं और लौट कर नहीं आने वाले। नहीं मालूम, फिलहाल उसे यही मालूम है कि मैं आगरे जा रहा हूँ। मेरे लौट कर न आने पर वह हैरान तो होगी, लेकिन मैं उसे चिट्ठी लिखकर सब कुछ समझा दूंगा। बेटा, हो सकता है तेरी आंटी मेरे बारे में तेरे से पूछताछ करने की कोशिश करे, लेकिन तूने उसे कुछ नहीं बताना है। तूने किसी को भी कुछ नहीं बताना है। तुझे यही जाहिर करना है कि तुझे कुछ नहीं पता। एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले, तेरे बारे में तेरे से जो कोई भी सवाल करेगा वह मेरा दुश्मन होगा। आंटी सोफिया भी? हाँ, वह भी। ओह, मेरे गायब होते ही बहुत लोग तेरे से मेरे बारे में सवाल करेंगे। वे तुझसे पूछेंगे कि तू मेरे कार्यकलापों के बारे में क्या जानता है। तूने कुछ देखा है, कुछ सुना हो, लेकिन तू कुछ नहीं जानता। तूने कुछ नहीं देखा, तूने कुछ नहीं सुना। बेटा, तू उन लोगों के बहकावे में आकर अपनी जुबान खोल बैठा तो वे तुझे कभी मेरे पास नहीं आने देंगे। फिर बाप बेटे का मिलाप कभी नहीं हो पाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मोती दृढ़ता स्वर में बोला। वादा? हाँ। स्काउटमैन जैसा पवित्र वादा? हाँ। शाबाश, अब चल तुझे सुलाकर आऊं। मोती अपनी डैडी के साथ हो लिया। डोरबेल बजी। मोती ने बेचैनी से करवट बदली। डोरबेल की आवाज उसे सुनाई दी, लेकिन वह समझा कि वह कोई सपना देख रहा था। फिर उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। तब मोती की नींद पूरी तरह से खुल गई। आवाजें नीचे से आ रही थी, 2 आदमियों के वार्तालाप की आवाजें। उनमें से अपने डैडी की आवाज उसने साफ पहचानी। दूसरी आवाज उसके लिए सर्वदा अपरिचित थी। मोती अपने बिस्तर में से बाहर निकला और सीढ़ियों के दहाने पर पहुंचा। उसने नीचे झुककर जंगले में से नीचे झांका। उसने अपने डैडी को स्टडी में दाखिल होते देखा। दूसरा शख्स हाल के पल्ले दरवाजे के पास मौजूद था। वहां इतना अंधेरा था कि मोती को उसका साया ही दिखाई दिया। वह एक फेल्ट हैट और ओवरकोट पहने था और सिगरेट के कश लगा रहा था। मोती को देखते देखते उसने सिगरेट नीचे फेंक दी और उसने अपने जूते से मसल दिया। फिर अपने हाथ ओवरकोट की जेब में डाले वह दरवाजे के पास ही चहलकदमी करने लगा। गोपाल अपना ब्रीफ केस उठाए स्टडी से बाहर निकला। मोती ने तब देखा कि वह अपना सफेद सूट और सफेद जूता पहने था। मुझे 1 मिनट की मोहलत और दो, वह बोला। मैं जरा बच्चे से मिलाऊं। तब फेल्ट हैट वाला गोपाल की तरफ बढ़ा और मोती को उसकी सूरत दिखाई दी। वह चौड़े कंधों वाला, गठीले बदन वाला आदमी था, लेकिन मोटा नहीं था। उसकी आंखें छोटी थी, जबड़े मजबूत थे, होंठ पतले थे और नाक तोते की तरह मुड़ी हुई थी। इस वक्त बच्चे को जगाना ठीक नहीं होगा, फेल्ट हैट वाला बोला। अगर उसने आपके साथ नीचे आने की जिद की और मेरी सूरत देख ली, फिर उसने मेरी सूरत भट्टाचार्य पुलिस के सामने बयान कर दी तो? लेकिन और फिर हमारे पास वक्त भी नहीं है। इस वक्त एक क्षण कीमती है। इस वक्त बच्चे से मिलने जैसे भावुकता दिखाने में वक्त बर्बाद करना मूर्खता होगी। आप भी क्या चाहते हैं कि बच्चा मेरी शक्ल देखे? नहीं तो ठीक है। गोपाल ने गहरी सांस ली। मैं नहीं मिलता बच्चे से। चलो ब्रीफकेस संभालो। गोपाल अजनबी के साथ हो लिया। मोती सीधा हुआ और लपक कर हवेली के बाहर की तरफ खुलने वाली एक खिड़की पर पहुंचा। जल्दी से उसने पर्दे सरकाए, खिड़की खोली और बाहर झांका। नीचे कंपाउंड में काली एम्बेसडर खड़ी थी। अजनबी कार की ड्राइविंग सीट से परली तरफ का दरवाजा खोले खड़ा था। मोती को देखते देखते गोपाल कार में दाखिल हुआ और अजनबी ने कार का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह कार का घेरा काटकर ड्राइविंग सीट के दरवाजे की तरफ पहुंचा। दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल होने से पहले एकाएक उसने सिर उठाया और इमारत की तरफ देखा। वह सीधे मोती वाली खिड़की की तरफ ही देख रहा था। मोती फौरन पीछे हट गया और उसने पर्दे खिड़की के आगे आ जाने दिए। पता नहीं अजनबी ने उसे देखा था या नहीं। कुछ क्षण बाद जब उसने दोबारा पर्दे की ओट से बाहर झांका तो उसने कार को सड़क के मोड़ पर पहुंचकर अपनी नजर से ओझल होते हुए पाया। मोती वापस अपने कमरे में पहुंचा। उसे अपने डैडी की रवानगी के वक्त की पोशाक याद आ रही थी। सफेद सूट, सफेद जूता, 1 करोड़ का जूता। अपने डैडी के ये शब्द हथौड़े की तरह उसके नन्हे मस्तिष्क में बजने लगे। मोती, भविष्य में कभी भी तू मुझे सफेद जूता पहने देखे तो समझ लेना कि तेरे बाप के सिर पर जान या माल का कोई खतरा मंडरा रहा है। आज उसके डैडी ने सफेद जूता पहना था। आज उनके सिर पर खतरा मंडरा रहा था। बाकी की रात मोती की पलक न झपकी।
सुबह तक नौकर चाकर हवेली में वापस लौट आए। मोती को उन्होंने हाल के एक सोफे पर गुच्छा मुच्छा सा हुआ बैठा पाया। महाराज ने उसकी शक्ल पर एक निगाह डाली तो वह बोला, छोटे बाबू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मोती ने सहमति से सिर हिलाया। कुछ खाया? मोती ने इंकार में सिर हिलाया। महाराज ने उसे आमलेट और बटर स्लाइस का ब्रेकफास्ट परोसा। मोती एक कौर भी हलक से नीचे न उतार पाया। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, महाराज चिंतापूर्ण स्वर में बोला। मैं इसके पापा को जगाता हूँ। नहीं, मोती एकाएक तीखे स्वर में बोला। उन्हें डिस्टर्ब न करना। लेकिन महाराज न माना। वह फौरन ऊपर चला गया। कुछ क्षण बाद वह वापस लौटा। साहब तो बेडरूम में नहीं है, वह बोला। छोटे बाबू, साहब क्या रात को ही कहीं चले गए? मुझे मालूम नहीं, मोती बोला। लेकिन अगर वे ऊपर नहीं है तो फिर आगरे चले गए होंगे। अभी तो दिन चढ़ा है, महाराज बोला। वे तो 10 बजे के बाद आगरे के लिए रवाना होने वाले थे। और एक अन्य नौकर बोला, उनकी कार को तो मैंने गैरेज में खड़ी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। यह बात जाहिर होते ही नौकरों में कानाफूसी शुरू हो गई। फिर महाराज ने पुलिस को फोन कर दिया। जिस पुलिस अधिकारी ने मोती से जवाब तलबी की उसका नाम सब इंस्पेक्टर चौधरी था। प्रत्यक्षता वह बहुत सब्र वाला और मीठी बोल वाला व्यक्ति था। तो चौधरी बोला, तुम कहते हो तुमने अपने डैडी को यहाँ से जाते नहीं देखा? मैं तब सोया पड़ा था, मोती बोला। लेकिन सुबह तो तुम मुंह अंधेरे भी जाग रहे थे। महाराज ने जब तुम्हें हाल में बैठा पाया वह कहता था कि इतनी सुबह तो तुम कभी नहीं जगते। आज मैं जल्दी जग गया था, लेकिन जब तक डैडी यहाँ से जा चुके थे उनके जाने के वक्त मैं सोया पड़ा था। जाने से पहले तुम्हारे डैडी तुमसे मिलकर गए? नहीं। नहीं ये बताकर गए कि वे कहाँ जा रहे हैं? ना। फायर प्लेस में जले कागजों की राख अभी भी दिखाई दे रही है। उसमें कागज किसने जलाए? तुम्हारे डैडी ने? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी जानकारी में कल रात तुम्हारे डैडी ने फायर प्लेस में कोई कागजात नहीं जलाए? नहीं। तुम जानते हो तुम्हारी डैडी के बहुत दुश्मन है, कई लोग उन्हें नापसंद करते हैं। हाँ। तुम जानते हो अपने डैडी के दुश्मनों को? हाँ, कुछ को जानता हूँ। अच्छा, कौन है वो? कोतवाल। आप? मैं? चौधरी उसे घूरता हुआ बोला। हाँ, आप। तभी एक विशालकाय व्यक्ति ने वहां कदम रखा। अपने विशाल शरीर के बावजूद वह बहुत फुर्तीला लगता था। वह क्लीन शेव था और उसका चेहरा सुंदर कहलाता था। अगर उसके बाएं गाल पर आंख से लेकर होंठ की कोर तक एक जख्म का गहरा निशान न होता। हेलो भट्टाचार्य, चौधरी इसे देखकर बोला। मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। बंदा हाजिर है, भट्टाचार्य बोला। चौधरी ने एक निगाह मोती पर डाली और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर भट्टाचार्य की बांह थामी और फिर उसके साथ वहां से बाहर निकल गया। मोती कुछ क्षण यथास्थान बैठा रहा, फिर अपने स्थान से उठा और दरवाजे के करीब पहुंच दरवाजे की ओर से बाहर झांकने लगा। भट्टाचार्य और चौधरी हॉल में खड़े थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे। मैं अभी, भट्टाचार्य बोला, अवतार मणि के बेडरूम से होकर आया हूँ। अच्छा, चौधरी बोला। उसके कपड़े वगैरह तो अभी भी उसके बेडरूम में बदसर हैं। नौकरों का कहना है कि उसका सिर्फ एक सफेद सूट गायब है, जो कि वह जरूर रवानगी के वक्त पहने हुए होगा। दुबई भाग निकलने के लिहाज से तो वह सिलसिला बहुत नाकाफी है। भट्टाचार्य, चौधरी तनिक सख्त स्वर में बोला। उसके कपड़ों को छोड़ो और पहले मेरी बात का जवाब दो। जब तुम लोगों को मालूम था कि वो खिसक जाने वाला था तो तुमने पिछली रात यहाँ की निगरानी का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? कोतवाल ऐसा नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि अपनी निगरानी होती पाकर अवतार मणि सावधान हो जाता। और फिर यह इसलिए भी जरूरी नहीं था क्योंकि हमें भी और सीबीआई को भी उसके हर अगले कदम की खबर थी। मतलब यह है कि हमें बाखूबी मालूम था कि वास्तव में वह अपने जोड़ीदार शरदेंदु चक्रवर्ती उर्फ चक्की के साथ दुबई भाग जाने वाला था। हमें यह भी मालूम था कि चक्की ने मुंबई से कल शाम की एक फ्लाइट से अपने और अवतार मणि के लिए दुबई की सीटें बुक करवाई हुई थी। हमें यह तक पता था कि कार पर आगरा वह सिर्फ दिखावे के लिए जा रहा था, जबकि वास्तव में उसने एक प्राइवेट प्लेन द्वारा वहां से मुंबई उड़ जाने का इंतजाम किया हुआ था। कोतवाल चाहता था कि वह तब गिरफ्तार किया जाता जबकि वह दुबई जाने वाले प्लेन पर सवार भी हो चुका होता। इस प्रकार मुल्क से फरार होते हुए पकड़े जाने में अवतार मणि की हद से ज्यादा बदनामी होती। कोतवाल यही चाहता था। बकौल उसका यूं भागते हुए पकड़ा जाना उसकी मुकम्मल तौर से ऐसी तैसी कर सकता था। ओह, यह बात है। जी हाँ, यही बात है। फिर तो हो सकता है कि वह अभी भी मुंबई पहुंच जाए। आखिर मुंबई से प्लेन पर तो उसने कल शाम को सवार होना है। अब मुझे उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि एकाएक उसने अपनी मूल योजना जो बदल दी। वह आज यहाँ से कार पर आगरे को रवाना होने वाला था, लेकिन वह पिछली रात ही कहीं खिसक गया। उसकी यह अप्रत्याशित हरकत ही मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि वह मुंबई नहीं
भी नहीं पहुंचने वाला। अपनी योजना में तब्दीली की खबर चकी को दी होगी उसने। नहीं दी। जो ही मुझे मालूम हुआ कि अवतार मनी फूट गया है, मैंने पहला काम यही किया कि मुंबई कॉल की। तुम्हारी जानकारी के लिए चक्की मुंबई में गिरफ्तार हो चुका है। उससे तो हमें अवतार मनी के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है। उम्मीद नहीं। अवतार मनी की मौजूद हरकत के बारे में तो खुद उसे भी कोई जानकारी नहीं मालूम पड़ती, वरना वह वहां से भी खिसक जाता। और वह औरत, क्या नाम था उसका? रानी। हाँ, रानी। वह भी तो बहुत कुछ जानती होगी ना। वह बड़ौदा में सीबीआई द्वारा हिरासत में ली जा चुकी है। यह देखना भी बाकी है कि वह कुछ जानती है या नहीं। अवतार मनी के खिलाफ इस धुआंधार अभियान में तुम लोगों की तवज्जो सकलानी की तरफ नहीं गई, उस गैंगस्टर की तरफ। हाँ, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि अवतार मनी उस गैंगस्टर का कर्जदार था, लेकिन यह अभी भी नहीं मालूम है कि कितनी रकम का कर्जदार था। वह मुझसे सुन लो। अवतार मनी ने उससे 30 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ है, जिसका कि कोई सूद भी उसने अभी तक अदा नहीं किया। सूद का ख्याल ना भी करो तो अवतार मनी सकलानी के 30 लाख लेकर चंपत हो गया है। रकम अगर कोई छोटी मोटी होती तो अब तक सकलानी ने या तो वापस वसूल कर ली होती या तो अवतार मनी का कब का खून कर दिया होता। लेकिन मौजूदा हालत में वह अवतार मनी को जान से नहीं मार सकता, क्योंकि ऐसा करना यह कबूल करना होता है कि अवतार मनी ने उसे 30 लाख की मोटी रकम का चूना लगा दिया है। इस बात से अंडरवर्ल्ड में सकलानी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसकी रकम तो डूबती ही, साथ ही अपने हम पेशा लोगों में वह बहुत पिलपिला दादा बनकर रह जाता। कर्जे की रकम बड़ी थी, सिर्फ इसलिए अवतार मनी उस गैंगस्टर के कहर का शिकार होने से बचा हुआ था। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि अब सकलानी का सब्र जवाब दे गया हो और उसने या तो अवतार मनी को अगवा कर लिया हो या फिर उसे मरवा डाला हो। हो सकता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो जल्दी ही यह बात हमें मालूम हो जाएगी। अंडरवर्ल्ड में ऐसे समाचार बहुत तेजी से फैलते हैं और लोगों के बीच हमारे भेदियों की कमी नहीं है। आई सी वन मोर थिंग। चौधरी का स्वर एकाएक शुष्क हो उठा। वह क्या? यह वहम अपने मन से निकाल देना कि तुम पुलिस से कुछ छुपा सकते हो, या तुम्हारी मर्जी होगी तो तुम पुलिस से कुछ बताओगे, नहीं होगा तो नहीं बताओगे। मेरा पुलिस से कुछ छुपाने का कोई इरादा नहीं। हो भी तो ऐसा कोई इरादा चलने का नहीं। तुम खुद पुलिसिया रह चुके हो, इसलिए इस बात को तुम बेहतर समझ सकते हो। करेक्ट। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका अखबार वालों की जानकारी में आना मेरे एम्प्लॉयर का अहित कर सकता है। पुलिस को हासिल जानकारी की वजह से कोतवाल का कोई अहित नहीं होगा। यह तुम्हारा वादा है कि जो बात मेरे माध्यम से तुम तक पहुंची है वह आगे अखबार वालों तक नहीं पहुंचेगी? हाँ, वादा है। फिर मुझे क्या फिक्र है। अब शुरू हो जाओ। सुनो, मैंने अवतार मनी की निगरानी का ऐसा इंतजाम करवाया हुआ था कि हमारी जानकारी के बिना वह छींक नहीं मार सकता था। मैंने उसके सारे फोन टेप करवाए थे। मैंने उसके यहाँ का फोन भी टैप करवा दिया था और उसकी स्टडी की ओवरहेड ट्यूबलाइट में एक माइक्रोफोन फिट करवा दिया था। पिछले 6 हफ्तों में उसने जुबान से जो कुछ भी निकाला था वह सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। यह गैरकानूनी है, मुझे मालूम है। तभी तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अखबार वालों की जानकारी में आ जाना हमारा अहित कर सकता है। बहरहाल इस वक्त अहम मसला यह है कि जो कुछ भी हमने किया उसमें गैर कानूनी क्या है। यहाँ की टेलीफोन लाइन टेप करने में या यहाँ स्टडी में माइक्रोफोन में तुम कामयाब कैसे हुए? तम्हाड़े की मदद से। तम्हाड़े? अवतार मनी का बॉडीगार्ड, जिससे वह मुंबई से अपने साथ यहाँ लाया था। आई सी। सड़क के पार हवेली के एन सामने जो इमारत है उसका गैरेज हमारे कब्जे में है। स्टडी के माइक से और यहाँ के टेलीफोन से कुछ तारें गैरेज तक बिछाई गई, जहाँ की एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। यह ट्रांसमीटर यहाँ की स्टडी में या टेलीफोन पर होती हर बात को हमारे रिसीविंग स्टेशन पर पहुंचाता था, जहाँ की हमारी रिकॉर्डिंग का इंतजाम था। रिसीवर कहाँ है? यहाँ से कोई आधा मील दूर एक इमारत में। गैरेज में ही क्यों नहीं? अवतार मनी की कभी अपनी स्टडी में छुपे माइक पर निगाह जाती तो वह उसमें जुड़ी तारों को ही टटोलता टटोलता गैरेज तक पहुंच सकता था। अगर हमारा रिसीवर और रिकॉर्डिंग पॉइंट भी गैरेज में ही होता तो हमारा भांडा फूट सकता था, लेकिन मौजूदा हालत में वह गैरेज में पहुंचकर सिर्फ ट्रांसमीटर ही तोड़ सकता था। वह हमारे रिसीविंग स्टेशन और रिकॉर्डिंग
पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता था। पहुंच सकता तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देता। जाहिर है, तभी तो उसकी बातें सुनने का हमने इतना व्यापक और इतना पेचीदा इंतजाम कर रखा था। हैरानी है कि कोतवाल ने इस गैर कानूनी काम के लिए तुम्हें इजाजत दे दी। मैंने जो कुछ भी किया है, एक चोर के खिलाफ किया है। अवतार मनी एक चोर था, एक ठग था, जो पता नहीं कब सेलेक्टा कॉर्पोरेशन का खून चूस रहा था। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से उससे इस काम के लिए हामी भरवाई थी। सच पूछो तो हमारा असली काम तो उसकी स्टडी में छुपे माइक्रोफोन ने ही बनाया था। उसकी भाग निकलने की असल योजना का भी सारा खाका हम उस माइक्रोफोन की वजह से ही समझ पाए थे। भट्टाचार्य, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश में तुम बेवकूफ भी बन सकते हो। वो कैसे? फर्ज करो कि अवतार मनी को अपनी स्टडी में छुपे माइक की खबर लग चुकी थी। वह जानता था कि कोई उसके स्टडी में हुए वार्तालाप को टेप कर रहा था। फिर क्या यह नहीं हो सकता कि उसने जानबूझकर अपने भाग निकलने की कोई ऐसी योजना माइक में फीड की हो जिस पर अमल करने का उसका कतई कोई इरादा नहीं था और जिसके बारे में उसने चक्की तक को कोई खबर नहीं दी थी। भट्टाचार्य सोच में पड़ गया। प्रत्यक्षतः वह बात उसे नहीं सूझी थी। तुम कल रात की बताओ, चौधरी बोला। कल रात भी तो स्टडी का माइक्रोफोन काम कर रहा होगा। कल रात क्या सुना तुमने? बहुत कुछ सुना, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी सुना। अवतार मनी नौकरों को विदा कर चुकने के बाद कई बार स्टडी में आया गया। फायरप्लेस की राख बताती है कि काफी अरसा वह अपने कागजात जलाता रहा। फिर वह अपने बच्चे से बातें करता रहा। फिर वह उसे अपने बेडरूम में सुला आया और फिर कॉल बेल बजते तक स्टडी में ही बैठा रहा। कॉल बेल कितने बजे बजी थी? कोई 11:15 बजे। उसने दरवाजा खोला, वापस स्टडी में गया और फिर कोई 15 मिनट बाद वहां से चला गया। आगंतुक के साथ? जाहिर है। आगंतुक कौन था? क्या पता कौन था। अवतार मनी उसके साथ अपनी मर्जी से गया होगा या जबरन ले जाया गया होगा। यह भी कहना मुहाल है। हमने उसका टेलीफोन या उसकी स्टडी की आवाजें सुनने का ही इंतजाम किया था। उसके घर में दूरबीन नहीं लगाई थी। इस बात की क्या गारंटी है कि रात को कोई वहां आया था? कॉल बेल गारंटी है। कॉल बेल की आवाज स्टडी का माइक्रोफोन कैच करता है। कल यहाँ की कॉल बेल बजी थी। वह किसी ने गलती से बजा दी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। अवतार मनी की कोई टेलीग्राम आई हो सकती है। कोई पड़ोसी उसे दिवाली की बधाई देने आया हो सकता है। कोई दिवाली के नाम इकराम का तलबगार भी हो सकता है। इस बात का क्या सबूत है कि जिसने घंटी बजाई थी उसी के साथ अवतार मनी यहाँ से विदा हुआ था? कोई सबूत नहीं। भट्टाचार्य को स्वीकार करना पड़ा। इसी बात का क्या सबूत है कि यह घंटी बजने के वक्त के आसपास यानी कि 11:30 बजे यहाँ से विदा हुआ था। वह यहाँ से 3-4 घंटे बाद भी विदा हो सकता है। वह पौ फटने पर यहाँ से जा सकता है। क्या पता इसीलिए उसका लड़का नीचे हॉल में ही मौजूद था। भट्टाचार्य खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। या तुम्हारे पास कोई और बुनियाद है यह सोचने की कि 11:15 बजे जिसने यहाँ की कॉल बेल बजाई थी उसी के साथ अवतार मनी यहाँ से गया था, वही उसे जबरन यहाँ से ले गया था? नहीं नहीं, भट्टाचार्य हड़बड़ाया। और तो कोई बुनियाद नहीं है या कोई सबूत नहीं है। यानी कि कॉल बेल की आवाज से ही तुम कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गए कि तब यहाँ कोई आया था और उसी के साथ अवतार मनी यहाँ से गया था। यही समझ लो। भट्टाचार्य खेदपूर्ण स्वर में बोला। लगता है ऐसा सोचना मेरी गलती थी। वह एक पल ठिठका और फिर बोला। चौधरी, सबूत चाहे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ हो सकता है। खैर, तुम आगे बढ़ो। हमारा एक आदमी स्थायी तौर पर यहाँ रहता है, जहाँ रिसीवर सेट है और जहाँ रिकॉर्डिंग का प्लांट है। वह स्टडी वाले माइक को मॉनिटर तो कर रहा था, लेकिन जब माइक से आवाजें आना बंद हो गईं तो उसने यही समझा कि अवतार मनी अपने बेडरूम में जाकर सो गया। किसी गड़बड़ी का अंदेशा तो उसे सुबह ही हुआ था, जबकि उसने यहाँ से किसी को पुलिस को फोन करके कहते सुना कि अवतार मनी गायब हो गया है। पिछली रात की सारी रिकॉर्डिंग मैं सुनना चाहता हूँ। शौक से सुनो। टेप तुम्हारे ऑफिस में पहुंच जाएगा। सिर्फ टेप नहीं, तमाम टेप। वह किस लिए? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अवतार मनी का गायब होना इलेक्ट्रा कॉर्पोरेशन के झमेलों से ही ताल्लुक रखता हो। जरूरी नहीं कि उसके टेलीफोन पर या उसकी स्टडी में जो भी बातें कही गई हैं वह सिर्फ तुम्हारे ही मतलब की हो। मुमकिन है उसका अगवा या कत्ल हो गया हो, या इसका इलेक्ट्रा में उसके द्वारा की गई गड़बड़ों का दूर दराज का भी कोई रिश्ता न हो। सारे टेप सुनने पर मुमकिन है उनमें से कोई ऐसी बात निकल आए जो तुम्हारे या कोतवाल के काम की तो न हो, लेकिन पुलिस के काम की हो। मैं तुम्हें सारी रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता।
क्यों नहीं दे सकते? चौधरी आंखें निकालता हुआ बोला। खामखा आंखें मत निकालो चौधरी, पहले बात सुनो और उसे समझो। क्या समझूं? 1.5 महीने की रिकॉर्डिंग के सारे सबूत संभाल कर रखे जाएं तो उनकी गिनती सैकड़ों में पहुंचेगी। जो कुछ रोज रिकॉर्ड होता था हम उसकी टाइपशुदा स्क्रिप्ट बनाकर उन्हीं पुलों को रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा इस्तेमाल करते थे। यानी कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग नष्ट हो चुकी है। हाँ, तो स्क्रिप्ट की कॉपी दे दो। वह तो मैं कह ही रहा हूँ कि देता हूँ। गुड। जब मैं यहाँ पहुंचा था तो तुम अवतार मणि के छोकरे से सवाल कर रहे थे। क्या मालूम हुआ उससे? कुछ भी नहीं। लड़का पुलिस को सहयोग देने के मूड में नहीं मालूम होता है। बच्चा अपने बाप का दुश्मन कैसे बन सकता है? मैं कुछ पूछूं उससे? शौक से पूछ लो। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। मोती फौरन दरवाजे से परे हट गया और जल्दी से वहां जहां बैठा जहां वो पहले बैठा था। लेकिन भट्टाचार्य की तजुर्बेकार निगाह छोकरी की करतूत फौरन समझ गई। उसकी चौधरी से निगाह मिली। चौधरी ने गंभीरता से सिर हिलाया। भट्टाचार्य मोती के समीप पहुंचा। उसके होठों पर एक मधुर मुस्कुराहट प्रकट हुई। तुम? वह बड़े आत्मीयपूर्ण स्वर में बोला। दरवाजे के पीछे छुप खड़े हमारी बातें सुन रहे थे? मोती ने उत्तर न दिया। उसने एक बार सिर उठाकर भट्टाचार्य की तरफ देखा और फिर सिर झुका लिया। सुन भी रहे थे तो कोई बात नहीं। भट्टाचार्य बोला। बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। मेरा अपना लड़का तुम्हारी उम्र का है। हमेशा छुप छुप कर मेरी बातें सुनने की कोशिश करता रहता है। मोती खामोश रहा। बाय द वे, मेरा नाम भट्टाचार्य है। तुम कोतवाल की जासूस हो? मोती तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला। वो भी मैं हूँ। भट्टाचार्य बड़े सब्र के साथ बोला। लेकिन बेटा, जासूसी मेरा पेशा है, रोजी रोटी का जरिया है। मैं उस फौजी की तरह हूँ जो किसी की जान लेना चाहता तो नहीं, लेकिन फिर भी उसे दुश्मन पर गोलीबारी करनी पड़ती है। तुम मेरे डैडी के दुश्मन हो? यह भी ठीक, लेकिन तुम्हारे डैडी भी तो हमारे दुश्मन थे। एकाएक भट्टाचार्य के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। जैसा बढ़िया आदमी तुम्हारा बाप तुम्हारी निगाह में था, वैसा वह औरों की निगाह में नहीं था। अपनी बेजा हरकतों से उसने सारे शहर को अपना दुश्मन बनाया हुआ था। गुंडे बदमाशों तक को तुम्हारे बाप आज का जिंदा बचा रहा, यही करिश्मा था। मैंने अपने डैडी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। ठीक है, तुम मत सुनो, हम सुन लेते हैं। तुम क्या सुन लेते हो? जो कुछ तुम सुनाना चाहते हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखो, तुम्हारे डैडी पर कोई विपत्ति आई हो सकती है। वे विपत्ति उसकी जान भी ले सकती है, लेकिन मुमकिन है अभी उसकी रक्षा की जा सकती हो। कल रात यहाँ पर तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। तुमने जरूर ऐसा कुछ देखा सुना हो सकता है जिससे हमारी कोई मदद हो सकती है। हमारी क्या? तुम्हारे पापा की मदद हो सकती है। हम जानते हैं कि कल रात यहाँ कोई आया था। 11:15 बजे के करीब यहाँ की कॉल बेल बजी थी। मैंने नहीं सुनी। मोती बीच में ही बोल पड़ा। लेकिन मैं सो रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं कुछ नहीं जानता। और आप लोग मुझे जितना मर्जी डराएं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे डैडी पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि झोंक में मोती के मुंह से 1 करोड़ के जूते की बात निकलने ही वाली थी कि वह संभल गया। उसने जोर से अपने होंठ काटे और फिर बोला, बस नहीं आ सकती। गुस्से में वह उठ खड़ा हुआ। तुम सब मेरे डैडी के दुश्मन हो, लेकिन देख लेना, तुम लोग मेरे डैडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरा डैडी तुझे यूं पीछे अकेला छोड़कर चला गया। ये उसने अच्छा किया। वे मुझे बुला लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, गुड। कहाँ बुलाएंगे? कहाँ बुला लेंगे तेरे डैडी तुझे? मोती ने जोर से जबड़े कस लिए। अबे बोल, कहाँ बुलाएंगे तेरे डैडी तुझे? बोल बोल। तभी एकाएक खुले दरवाजे में से आंटी सोफिया ने भीतर कदम रखा। पलक झपकते ही वह जैसे वहां की स्थिति समझ गई। हाय हाय, वे बरसती स्वर में बोली। क्यों बेचारे मासूम बच्चे को हलाकान कर रहे हो? और कुछ नहीं तो खुदा के कहर से डरो। ये कोई तरीका है इतने छोटे से बच्चे से बात करने का? कैसे पत्थर दिल हो तुम। उसने आगे बढ़कर मोती को अपने अंक में भर लिया। खबरदार जो कुछ उसे कहा। लेकिन चौधरी ने कुछ कहना चाहा। हम तो लेकिन कुछ नहीं। मैं इसे यहाँ अपने साथ ले जा रही हूँ। किसी में हिम्मत हो जो मुझे रोक कर दिखाए? हद हो गई तुम लोगों की भी। मुल्क का कोई कायदा कानून ही नहीं है। यूं बच्चे के पीछे हाथ जोड़कर पड़े हुए हो जैसे कोई गुंडा बदमाश हो, खूनी हो, डकैत हो, हिस्ट्री शीटर हो, सजा याफ्ता मुजरिम हो। आंटी सोफिया उसे वहां से साथ लेकर चली गई।